सिलेबस चालू होने वाला है जिसका नाम है क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट। ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है जो राजीव पब्लिकेशन का है। इसका सिलेबस हम इस सत्र में चालू कर रहे हैं तथा क्लास 10 का भी सिलेबस हमारे यहाँ अवेलेबल है जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तथा लिंक और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। चलिए आइए जानते हैं कि हमारा समुच्चय सेट कहते किसे हैं। समुच्चय कहने का मतलब क्या है, देखिए समुच्चय सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब है हमारी कोई भी वस्तु है, संख्या है या कुछ भी है, उसका जो सुपरिभाषित संगठन है, संग्रह है, समूह है, उसे हम समुच्चय कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिए हमारी मान लीजिए नदियों का समुच्चय, नदियों का समूह, आपकी क्लास के लड़कों का समूह, आपकी क्लास की लड़कियों का समूह, आपके विद्यालय में रहने वाले अध्यापकों का समूह, ये हमारी समुच्चय है। भेड़ों का समूह, आपके घर में सामानों का समूह, आपके यहाँ दुकान में लिपस्टिक का समूह, ये सारी हमारी समुच्चय है। आप दरअसल अगर आप विजुअलाइज करके पढ़ते हैं अपने जो दैनिक जीवन में होते हैं तो आप उसे जरा अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो विजुअलाइज करा रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। देखिए तो समुच्चय आपने समझ लिया कि क्या है, हमारी समूह है, एक सुपरिभाषित समूह है, वो हमारा समुच्चय कहलाता है। समुच्चय तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए समुच्चय की कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशंस ऑफ सेट। कहने का मतलब है जैसे कि हमारी कुछ बेस्ड होती है या कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार हमारे समुच्चय की कुछ शर्तें होती हैं। देखिए आगे क्या होती हैं जानते हैं। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव, सदस्य पर्यायवाची शब्द है। कहने का मतलब है समुच्चय है, उसके लिए जो वस्तुएं, अवयव, जो हमने आपको अभी बताया वस्तुओं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अवयव या सदस्य। कैसे देखें, मान लीजिए हमारा कोई है समुच्चय ए, अभी सब मैं आपको समझाऊंगा, सब अच्छे समझ में आएगा। इसके अंदर की संख्या मान लीजिए ए ई आई ओ यू है, संख्या है, नंबर है, वर्ड है, अक्षर है, कुछ भी है, तो वो हमारे समुच्चय। देखिए अब कैसे समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव, सदस्य पर्यायवाची शब्द है। पहले बात तो आप जान लीजिए, ये जो हमारा ये है ए लिखा है, ये हमारा समुच्चय है। दूसरा पहले रूल आप जान लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। समुच्चय हमारा ए है, इसे हमने कैपिटल लेटर लिखा है, मतलब हमारा जो ये बराबर के इधर रहेगा उसे हम हमेशा कैपिटल में लिख लेते हैं, वो हमारा समुच्चय कहलाता है। हाँ, अब दूसरा देखिए अवयव को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अवयव, अब हमारा समुच्चय हो गया, देखिए ए है, अब इसके अवयव क्या है, ए ई आई ओ यू। हमने आपको फॉर एग्जांपल के रूप में दिया है, तो देखिए इसका जो अवयव है ए ई आई ओ यू, ये हम इसी अवयव की बात हमारे पहले कंडीशन में हो रही है। क्या हो रही है, देखिए समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव, सदस्य, मतलब हम इसको सदस्य भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं और अवयव भी कह सकते हैं। तो यही हमारी तीन कंडीशंस थी कि हम समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अवयव को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव, सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे समुच्चय के जो वो है समुच्चय के नाम है, उन्हें हम जान लेते हैं, वो जानना जरूरी है, जो हमारे पूरे अध्याय में काम आना जरूरी है। देखिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय है उसे हम n से डिनोट करते हैं, n से दर्शाते हैं। और दूसरा देखिए जो हमारा पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय को हम z से डिनोट करते हैं, z से दर्शाते हैं। तथा परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या के समुच्चय को हम q से लिखते हैं, दर्शाते हैं, q से डिनोट करते हैं। और जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है उसे r से डिनोट करते हैं। आप इसे चाहे याद कर लीजिए चाहे रट लीजिए, क्योंकि ये आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाला है और आप इसे जरूर याद रखिएगा। और जो मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये हमारा बेसिक है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, फिर अगले पार्ट को फिर देखिएगा। नहीं आप डायरेक्ट अगर पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में ऐसे कूदोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो अब आइए देखिए समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय को निरूपित करने की कुछ विधियां होती हैं, आइए उस विधियों को जानते हैं। समुच्चय को जो निरूपित करने की विधियां हैं वो दो होती हैं। पहले तो हमारी सारणीबद्ध रूप होती है और दूसरी हमारी समुच्चय निर्माण रूप होती है। सारणीबद्ध रूप को हम रोस्टर रूप भी कहते हैं।
देखिए रोस्टर रूप में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं रोस्टर रूप। मान लीजिए ए हमने लिया, अब ए बराबर 1 2 3 5 8 इतना हमने लिया। देखिए रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, हमने आपको एग्जांपल दिया। देखिए क्या कह रहा है इसके डिफिनेशन में क्या कह रहा है, देखिए सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध का मतलब होता है उसे एक कोष्ठक के अंदर या किसी के अंदर रख के एक सीरियल बाय सीरियल रख दिया जाता है। तो हमने ये रख दिया 1 2 3 5 8 कुछ भी ले सकते हैं आप, उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये हमने मध्य कोष्ठक के अंदर रख दिया। अवयव को मझले कोष्ठक के भीतर अर्धविराम से पृथक करते हैं। देखिए ये हमारा जो है ये हमारे अवयव है 1 2 3 5 8। अवयव को मझले कोष्ठक के भीतर हमने रखा, फिर अर्धविराम से पृथक करते हैं। अर्धविराम हमारा ये है कॉमा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, या वो अगर ना समझ आए तो कॉमा कहते हैं। तो देखिए इसे हम कॉमा से अलग करते हैं, तो ये हमारा जो क्या हुआ रोस्टर रूप हुआ। यही हमारी रोस्टर रूप है, इसे हम रोस्टर रूप में कहते हैं। मझले कोष्ठक के अंदर हमारी संख्याओं को कॉमा लगाकर लिख देते हैं, संख्याएं जो भी पद हैं। ये हमारा तो हो गया समुच्चय निरूपण की विधि पहला रोस्टर रूप। अब दूसरा देखिए समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप समझिएगा ध्यान से, जरूर समझ में आएगा क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, मान लीजिए हमने लिया बी, अब ये मझले कोष्ठक लगाएगा, सब समझ में आएगा। आप बस सीरियल बाय सीरियल पढ़ते जाइए। फिर एक प्राकृतक संख्या है, आप ध्यान से देखिएगा सब समझ में आएगा। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में क्या कहना है, समुच्चय निर्माण रूप में जो होता है हमारी जो अवयव होती है उसमें एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। कहने का मतलब है जो मझले कोष्ठक के अंदर संख्याएं अवयव या सदस्य जो भी होती हैं उसमें एक सर्वनिष्ठ मतलब ऐसा गुण होता है जो सभी अवयव में होता है, वो हमारा सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है, गुणधर्म कहलाता है। तो जो इसके अंदर होता है वो एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर किसी भी संख्या सदस्य किसी में भी नहीं होता। मतलब इसके अंदर जो गुणधर्म है इसी के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर किसी भी संख्या में नहीं पाया जाएगा। तो ध्यान से इसकी हम डिफिनेशन को देखते हैं। समुच्चय के अवयव में सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। समुच्चय है हमारा, इसके अवयव में सर्वनिष्ठ गुणधर्म कैसा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो समुच्चय के बाहर नहीं होता। इस समुच्चय के बाहर नहीं होता, कैसे नहीं होता देखिए हमने क्या लिखा, पहले आप ये समझ लीजिए, ये लिखा क्या, ये हमारा समुच्चय डिनोट करता है। ये जो है हमने x कोई संख्या को माना है, जहां ये इसका गुणधर्म बता रहा है, x कोई हमारी संख्या है और ये जो एक प्राकृतिक संख्या वो बता रहा है कि हमारी गुणधर्म क्या है सभी संख्याओं का। हमने बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप में एक गुणधर्म होता है, तो ये हमारा गुणधर्म है। देखिए ये जो हमारी संख्याएं हैं और ये जो हमारा चिन्ह है इसे कोलन कहते हैं, कोलन का चिन्ह, कोलन का चिन्ह इसे हम कोलन कहते हैं। और एक प्राकृतिक संख्या है उसका सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, सर्वनिष्ठ गुणधर्म। देखिए ये तो हमारी भी समुच्चय होगी, ये एक संख्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। और ये जो हमारी कोलन का चिन्ह है जो, और ये हमारी जो है एक प्राकृतिक संख्या जो लिखा है ये हमारे सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। कैसे है देखिए, अब इसी को हम रोस्टर रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, कॉलन एक प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 कॉमा 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 डैश, मतलब देखिए एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा गुणधर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 अनगिनत हो जाएंगी अगर इस तरह में लिखेंगे। तो ये हमारी क्या प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए ये जो है हमारा क्या है संख्या है, तो इसको हम अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए हमें किसी भी संख्या को समुच्चय मतलब किसी भी समुच्चय रोस्टर रूप में जो समुच्चय है उसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले x की जगह y z को मान सकते हो, x का मतलब x लिखेंगे, फिर इसके बाद कोलन का चिन्ह लगाते हैं अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो।
कोलन का चिन्ह लगाते हैं। कोलन के बाद जो हमारी x की जो क्या होती है गुणधर्म होता है उसे लिखते हैं। हमारी गुणधर्म क्या थी इसमें की 1 2 3 4 5 डैश ये हमारी प्राकृत संख्या थी। तो हमने क्या लिखा x कोलन x एक प्राकृत संख्या है। तो हमारी जो x है मतलब x हमने इसको माना है ये एक प्राकृत संख्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से शुरू देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है देखिए सभी x का समुच्चय, ये जो x कॉलन का मतलब होता है सभी x का समुच्चय होता है, सभी x का समुच्चय इसका मतलब होता है यहाँ तक सभी x का समुच्चय। अब देखिए इसके आगे जो x एक प्राकृत में इसे क्या पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय ये हो गया। फिर जहां x एक प्राकृत संख्या है तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों आपको समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप तो जरूर समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं रोस्टर रूप। देखिए रोस्टर रूप दिया समुच्चय निर्माण रूप दिया हमारा, ये हमारा वही उदाहरण दिया हुआ 1 2 3 4 5 और ये एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए मैं आपको और कुछ उदाहरण देकर समझा दे रहा हूं ताकि आपको परफेक्टली तरीके से रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप में परिवर्तन करना आ जाए। देखिए मान लीजिए हमने a बराबर लिया a e i o u, इतना हमने ले लिया। ये हमारी क्या हुई ये हमारी रोस्टर रूप हुई, जानते हैं हम लोग रोस्टर रूप, ये हमारी रोस्टर रूप हो गई बच्चों। अब आगे देखिए इसको हम किस में लिखना है हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हमें किस में लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए a e i o u आपको क्या दिख रहा है ये हमारा अल्फाबेट जो अंग्रेजी अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसका हमें ये क्या दिख रहा है स्वर दिख रहा है, वॉवेल दिख रहा है। अब जब वॉवेल है तो हमें गुणधर्म पता हो गया, सब ने गुणधर्म पता हो गया कि ये क्या है, इसके अंदर जो हमारे अवयव लिखे हैं वो एक वॉवेल है स्वर है जो अंग्रेजी वर्णमाला की है। तो आइए हम इसको अब सारणीबद्ध रूप में अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए मझला कोष्ठक लगाएंगे, फिर हमने आपको क्या बताया था x y z कुछ भी लिख लीजिए। आइए y लिखते हैं y, फिर उसके बाद कॉलन का चिन्ह लगाते हैं, हमने जो बताया आपको कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब देखिए y लिख लिया y कॉलन इतना लिख लिया। अब जो y का गुणधर्म है कि y क्या चीज है उसके अंदर क्या गुण है जो सभी समुच्चय के अवयव के अंदर सभी आ रहा है, तो ये क्या है हमारा वॉवेल है। तो वॉवेल है तो आइए लिख देते हैं x y कॉलन y एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। देखिए y कॉलन y एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये हमारी हुई रोस्टर रूप और ये हमारी हुई समुच्चय निर्माण रूप। देखिए हमने बताया आपको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ते हैं सभी y का समुच्चय कॉलन तक सभी y का समुच्चय जहां y एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है हमारा क्या ये स्वरित में, तो हमें एक गुणधर्म पाना होता है जब कोई भी अवयव हमारी सारणी रूप मतलब कि रोस्टर रूप में दी हो तो उसमें हमें गुणधर्म को ढूंढना होता है कि कौन से गुणधर्म है जिससे हम उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं। तो हमें मिल गया कि ये ए आई जो है हमारा वो समुच्चय वॉवेल है। अब जो वॉवेल है तो हमने इसे लिख दिया y कॉलन y एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये हमारी दो रूपे हो गए जिन्हें हम अच्छे से। दोस्तों जैसा हमने उदाहरण देख लिया है अब आइए इसके आगे का उदाहरण देखते हैं हमारा क्या है। आइए हम मान ले रहे हैं हमारा रोस्टर रूप में कोई लिखा हुआ समुच्चय a या तो b मान लीजिए, जगह नहीं है b माना हमने, b बराबर मझला कोष्ठक 2 4 8 16 32 ये हमारी अवयव है, ये हमारा समुच्चय है। अब ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हमने उदाहरण 1 में देख लिया है, अब उसी तरह हम इसे करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब तक तो आप सीख चुके होंगे, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिएगा। देखिए करते हैं कैसे करते हैं b बराबर मझला कोष्ठक, फिर हमने बताया था इसको हम x y z a b से कुछ भी मान लीजिए, तो हम इसे आइए y मान लेते हैं, y लगाएंगे फिर इसके बाद कॉलन का चिन्ह लगाते हैं
कॉलन, फिर हमारा इसे हमने y माना इसे, तो ये y का जो हमारा गुणधर्म है उसे लिखेंगे। तो y बराबर, देखिए गुणधर्म इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। समझ में आ रहा है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y कॉलन y बराबर 2 की घाते n। इतना हो गया। अब देखिए हमारा n क्या है, n भी लिखना जरूरी है हमारा कि n है क्या। तो देखिए हम लिखते हैं जहां 1 से बड़ा या बराबर है n और n से बड़ा है 5 या बराबर है 5। अब ये हमारा कोष्टक बंद हो गया। अब ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया और ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय दोनों एक ही है, उनके रूप अलग अलग हो गए। देखिए कैसे, हम अगर यहाँ पे 2 की घात 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, अगर 2 की घात 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 की घात अगर हम 3 रखते हैं क्योंकि हमारा 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है क्या, n हमारा, तो अगर यहाँ 2 की घात 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो ये हमारा 8 लिखा हो। अगर 2 की घात 4 रखते हैं तो 16 आ जाएगा, 2 की घात 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा कुछ ये निरूपण हो गया, समुच्चय निरूपण। अब आप इतने में समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और जरूर देखिए, तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाला है। ये देखिए, ये आपका चिन्ह है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समुच्चय का अवयव। जैसे हमारे ये समुच्चय लिखा है, ये समुच्चय लिखा है तो हम इसे क्या कहेंगे, मान लीजिए 2 है, अगर हमें लिखना है 2 समुच्चय b का अवयव है, ये तो हमारा हिंदी हो गया सरल। 2 समुच्चय अवयव, 2 समुच्चय b का अवयव है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2 एप्सिलॉन b। इसका मतलब होता है, ये बताता है कि जो b के अंदर का समुच्चय है, मतलब b के अंदर का जो अवयव है वो हमारा 2 है, 4 भी है, 8 भी है, 16, 32 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है बताना होता है ये अवयव है या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ में 2, 4, 8, 16, 32 लिखा, हमने यहाँ 64 लिख ले रहे हैं, 64 एप्सिलॉन b लगाएंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी देखिए जो 64 है वो b का अवयव नहीं है। इसका मतलब होता ही है अवयव, तो ये हमारा अवयव नहीं है, तो हम इसे काट देंगे, तो डज नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा, अवयव नहीं है। तो देखिए ये इसे एप्सिलॉन कहते हैं। ये सब जितना भी आपको मैंने इस क्लास में बताया, ये हमारी बेसिक क्लासेस थी जो आपको अगले एक्सरसाइज करने में सहायता देंगी। तो इसे आपको देखना जरूरी था और इसे पढ़ना भी जरूरी था। मैंने आपको ये सब बता दिया, आप इसे समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले चैप्टर में जल्द मिलेंगे। और हाँ बच्चों, आप हमारी वीडियो छोड़ने से पहले इसे लाइक और इसमें कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जिनको भी नहीं पता कि हमारा क्लास 11 का चैप्टर शुरू हो चुका है, उन्हें जरूर बताइएगा। और बच्चों लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने में कोई खर्च नहीं करना पड़ता और हमें वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम आपको कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आप बेफिक्र होकर लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जिसमें हम अपने एक्सरसाइज को करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और जो पुराना पिछला पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।